26 नवंबर 2005 की वो काली और धुंधली सुबह। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का वो सुनसान हाईवे, जिसे विशाल सर्कल कहा जाता है, उस वक्त एक ऐसे डरावने सन्नाटे में डूबा था जिसे महसूस करके किसी की भी रूह कांप जाए। नवंबर की कड़ाके की ठंड थी और कोहरा इतना घना कि अपनी खुद की परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई देती। अचानक उस खामोशी को चीरते हुए 3 सफेद टाटा सूमो गाड़ियां चीखती हुई आती हैं और एक उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर जाकर अचानक रुकती हैं। गाड़ियों के दरवाजे खुलने की वो तीखी आवाज आती है और सादे कपड़ों में कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर पत्थर जैसी खामोशी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी बेखौफ क्रूरता साफ झलक रही थी। उनके हाथों में सरकारी रिवॉल्वर और ग्लॉक पिस्तौलें चमक रही थी, जो उस अंधेरे में भी मौत का पैगाम दे रही थी। वो पिछली सीट से एक लंबे तगड़े चौड़े कंधे वाले आदमी को बाहर खींचते हैं, जिसके हाथ पीछे की तरफ बेरहमी से बांधे गए थे। उसकी आंखों में मौत का वो मंजर साफ दिख रहा था जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। वो आदमी बार बार अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वहां मौजूद वर्दीधारी अफसरों के दिल उस रात पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। तभी एक सीनियर अफसर का हाथ हवा में उठता है, एक छोटा सा इशारा होता है और अगले ही पल उस हाईवे का सन्नाटा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठता है। 1, 2, 3 और फिर एक आखिरी गोली सीधा उसके सिर के आर पार उतार दी जाती है। वो आदमी एक झटके के साथ वही मिट्टी में ढेर हो जाता है। अगले दिन पूरे देश के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ जाती है कि गुजरात पुलिस की एटीएस ने लश्कर ए तैयबा के एक खूंखार आतंकी सोहराबुद्दीन शेख को मार गिराया है। लेकिन क्या ये वाकई किसी आतंकी कांड था, या फिर ये एक ऐसी सोची समझी पॉलिटिकल साजिश थी जिसकी पटकथा बहुत पहले ही लिख दी गई थी? इस खौफनाक दास्तान का असली सिरा गुजरात के उस हाईवे पर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक छोटे से और गुमनाम गांव झिरनिया से जुड़ा है। झिरनिया कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे अवैध हथियारों की तस्करी का एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा था। 80 के दशक के आखिर में सोहराबुद्दीन शेख नाम का ये युवक अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी और इलाके में अपने बढ़ते रसूख की वजह से जाना जाने लगा था। सोहराबुद्दीन के पिता के पास गांव में काफी जमीन थी और उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, लेकिन सोहराबुद्दीन के खून में खेती की शांति नहीं, बल्कि अपराध का तूफान था। वो बचपन से ही दबंगई का शौकीन था और छोटे मोटे झगड़ों में अपनी ताकत का लोहा मनवाता था। उसके भाई रुब्बाबुद्दीन और नयाबुद्दीन भी उसके साथ थे, लेकिन सोहराबुद्दीन का दिमाग और उसकी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ बैठने में है जो सिस्टम चलाते हैं। सोहराबुद्दीन ने छोटी उम्र में ही गांव के आसपास के लड़कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसका घर अपराधियों की पनाहगाह बन गया था। 90 के दशक की शुरुआत में सोहराबुद्दीन का संपर्क गुजरात के अंडरवर्ल्ड से हुआ। उन दिनों गुजरात में शरीफ खान का नाम चलता था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद मोहरा था। शरीफ खान ने सोहराबुद्दीन के अंदर छिपे उस अपराधी को पहचान लिया जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोई भी काम कर सकता था। सोहराबुद्दीन को हथियारों की सप्लाई चेन का जिम्मा सौंपा गया। उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के त्रिकोण में हथियारों को सुरक्षित छिपाने और समय आने पर उन्हें आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। झिरनिया गांव सोहराबुद्दीन के लिए एक स्लीपर सेल की तरह था, जहां बाहरी दुनिया की नजर नहीं पड़ती थी। वहां की ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने पेड़ों के बीच हथियारों की खेप का आना जाना किसी को शक नहीं होने देता था। सोहराबुद्दीन ने अपनी पहचान एक दबंग नेता और बाहुबली की बना ली थी, जिससे स्थानीय लोग भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। साल 1994 में सोहराबुद्दीन का नाम पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा की फाइलों में दर्ज हुआ, और ये कोई मामूली केस नहीं था। मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार धमाकों के बाद पूरा देश अलर्ट पर था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर मिली कि धमाकों के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की एक बड़ी खेप अभी भी कहीं छिपी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने झिरनिया में सोहराबुद्दीन के पुश्तैनी घर पर आधी रात को धावा बोला। वहां घर की कच्ची दीवारों के पीछे और जमीन के नीचे दबे हुए बक्सों में जो मिला,
उसने दिल्ली के सत्ता गलियारों तक में कंपन पैदा कर दिया। वहां से 40 से ज्यादा चमकती हुई नई AK-47 राइफल्स, हजारों राउंड कारतूस और विदेशी हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। ये हथियार सीधे तौर पर 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश से जुड़े थे। सोहराबुद्दीन को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे 5 साल की कड़ी सजा हुई। लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन गैंगस्टर्स से मिला दिया जो बाद में उसके साम्राज्य के स्तंभ बने। जेल के अंदर उसने राजनीतिक सांठ-गांठ की बारीकियां सीखी और ये समझ लिया कि जुर्म की दुनिया में लंबी उम्र के लिए खाकी और खादी दोनों का समर्थन जरूरी है। 2000 का दशक शुरू होते ही सोहराबुद्दीन जेल से बाहर आया और उसने महसूस किया कि अब वक्त बदल चुका है। अब सिर्फ हथियारों की तस्करी से काम नहीं चलेगा। उसे एक ऐसा कैश काउ चाहिए था जो उसे बेहिसाब पैसा दे सके। उसकी नजर पड़ी राजस्थान के मार्बल यानी संगमरमर के उद्योग पर। उदयपुर, राजसमंद और किशनगढ़ जैसे इलाकों में मार्बल का धंधा करोड़ों अरबों का था। सोहराबुद्दीन ने वहां अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। उसने मार्बल व्यापारियों को डराना शुरू किया कि अगर उन्हें अपनी खदानें और फैक्ट्रियां चलानी हैं तो उन्हें शेख टैक्स देना होगा। वो व्यापारियों को सीधे फोन करता और उन्हें उनकी पूरी जन्म कुंडली सुना देता। जो व्यापारी मना करता उसे सोहराबुद्दीन के शूटरों के खौफ का सामना करना पड़ता। सोहराबुद्दीन की कार्यशैली अब बदल चुकी थी। वो अब सीधे तौर पर सामने नहीं आता था, बल्कि अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए काम करता था। उसकी दहशत ऐसी थी कि राजसमंद की कई खदानों में उसका हिस्सा बिना किसी कागजी कार्रवाई के तय हो चुका था। इसी दौर में उसकी मुलाकात तुलसीराम प्रजापति से हुई। तुलसीराम महज एक अपराधी नहीं था, उसका दिमाग किसी शातिर रणनीतिकार की तरह चलता था। तुलसीराम ने सोहराबुद्दीन को समझाया कि सिर्फ डर से काम नहीं चलता, हमें सिस्टम के अंदर के लोगों को भी अपना हिस्सा बनाना होगा। इन दोनों ने मिलकर मार्बल लॉबी के अंदर अपना ऐसा आतंक पैदा कर दिया कि राजस्थान के बड़े बड़े करोड़पति व्यापारी भी सोहराबुद्दीन के नाम से कांपने लगे। सोहराबुद्दीन ने कई व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और कई बड़े सौदों में अपना कमीशन तय कर दिया। लेकिन रसूख के नशे में चूर सोहराबुद्दीन ये भूल गया कि जिन लोगों को वो दबा रहा है वो भी बहुत ताकतवर हैं और उनके हाथ सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। उसने राजस्थान की मार्बल लॉबी के कुछ ऐसे लोगों को हाथ लगा दिया था जो सीधे तौर पर राज्य सरकार और पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में थे। उन व्यापारियों के लिए सोहराबुद्दीन अब एक ऐसा बोझ बन चुका था जिसे उतारना जरूरी हो गया था। कहते हैं कि राजस्थान की एक बेहद शक्तिशाली मार्बल कंपनी के मालिक ने सोहराबुद्दीन की लगातार बढ़ती वसूली से तंग आकर अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल किया। उसने गुजरात और राजस्थान के उन पुलिस अफसरों से संपर्क साधा जो एनकाउंटर को ही जुर्म का अंतिम समाधान मानते थे। उस वक्त गुजरात की ATS और क्राइम ब्रांच में DG वंजारा और राजकुमार पांडियन जैसे अफसरों का दबदबा था। दिनेश MN जो राजस्थान कैडर के अफसर थे वो भी इस मिशन में शामिल हुए। इन अफसरों के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि सोहराबुद्दीन अब कानून के काबू से बाहर हो चुका है और उसे मिटाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन सोहराबुद्दीन को उसके गढ़ में मारना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके पास हथियारों की कमी नहीं थी और उसका अपना एक मजबूत मुखबिर तंत्र था। पुलिस को एक ऐसा मौका चाहिए था जहां वो सोहराबुद्दीन को निहत्था और अकेला पा सके। पुलिस ने एक लंबा और पेचीदा जाल बिछाया। सोहराबुद्दीन को भनक लग गई थी कि कुछ पक रहा है, इसलिए वो अपनी पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति के साथ हैदराबाद चला गया। उसने सोचा कि वहां उसे कोई नहीं खोज पाएगा। 22 नवंबर 2005 की रात सोहराबुद्दीन अपनी पत्नी और तुलसीराम के साथ हैदराबाद से सांगली जाने वाली एक लग्जरी बस में सवार हुआ। उसे लगा कि वो एक आम मुसाफिर की तरह रात के अंधेरे में निकल जाएगा, लेकिन बस के पीछे आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान पुलिस की कई गाड़ियां लगी हुई थी। रात के करीब 1:30 बजे जब बस एक सुनसान इलाके में पहुंची तो उसे ओवरटेक करके रोक लिया गया। पुलिस अफसर बस में घुसे और यात्रियों के सामने ही इन तीनों को उठा लिया। ये किडनैपिंग इतनी सफाई से की गई कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये पुलिस की कार्रवाई है या गैंगवॉर। बस के यात्रियों को धमकाकर चुप रहने को कहा गया और बस को दोबारा रवाना कर दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले 72 घंटों तक सोहराबुद्दीन और कौसर बी को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित अरहम फार्म हाउस में कैद करके रखा गया। सूत्रों के मुताबिक वहां उन अफसरों ने
सोहराबुद्दीन से पूछताछ की और उसे ये एहसास कराया कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। तुलसीराम प्रजापति को वहां से अलग करके राजस्थान की एक जेल में भेज दिया गया, क्योंकि वो पुलिस का मुखबिर भी था और उसे इस पूरी साजिश के बारे में पता था। 26 नवंबर की सुबह सोहराबुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक पूरी कहानी गढ़ी कि सोहराबुद्दीन मुख्यमंत्री को मारने आया था और उसके पास से सुसाइड बेल्ट और हथियार मिले थे। लेकिन पुलिस की ये स्क्रिप्ट तब डगमगाने लगी जब कौसर बी का सवाल उठा। पुलिस को लगा था कि सोहराबुद्दीन के मरते ही दहशत खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये कार्रवाई एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाएगी। कौसर बी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो सिर्फ एक चश्मदीद थी जिसने अपने पति का पुलिस के हाथों अपहरण होते देखा था। पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। कौसर बी का क्या करें? अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो कोर्ट में जाकर पूरी पोल खोल देती। इसीलिए सोहराबुद्दीन के कत्ल के महज 2 दिन बाद उसी फार्म हाउस के पास कौसर बी की भी हत्या कर दी गई। साजिश को पूरी तरह दफनाने के लिए उसकी लाश को एक दूर दराज के गांव में जलाया गया और उसकी राख को नदी में बहा दिया गया। ये भारतीय पुलिस के इतिहास का वो काला अध्याय था जहां एक बेगुनाह महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सच देख लिया था। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर इस साजिश की परतें उधरनी शुरू हुईं। रुबाबुद्दीन ने दावा किया कि उसकी भाभी गर्भवती थी और पुलिस ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद जब सीबीआई ने केस हाथ में लिया, तो गुजरात पुलिस के वो अफसर जो खुद को सुपर हीरो समझते थे, अचानक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। डीजी वंजारा, जो गुजरात में खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन जैसे नामी अफसरों को भी जेल भेज दिया गया। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई कि ये एनकाउंटर महज एक पुलिस एक्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे करोड़ों रुपयों का लेन देन और राजनीतिक साठ-गांठ थी। साल 2010 में सीबीआई ने इस केस में एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया, जो उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ही इस पूरे ऑपरेशन को अपनी मंजूरी दी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कॉल डिटेल्स, लोकेशन और गवाहों के बयानों का एक ऐसा जाल बिछाया कि सिस्टम के बड़े बड़े किरदार थर्राने लगे। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। तुलसीराम प्रजापति, जो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा गवाह था, वो अभी भी जिंदा था। तुलसीराम को पता था कि उस रात बस में क्या हुआ था और कैसे उसके दोस्त सोहराबुद्दीन को मारा गया। उसने कई बार कोर्ट में पेशी के दौरान चिल्लाकर अपनी जान का खतरा बताया था। दिसंबर 2006 में जब तुलसीराम को ट्रेन से पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो अचानक अंबाजी के पास उसने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में वो भी मारा गया। ये सोहराबुद्दीन केस का तीसरा कत्ल था, जो महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। तुलसीराम की मौत के साथ ही इस साजिश का सबसे मजबूत गवाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। पुलिस ने फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई कि तुलसीराम ने उन पर मिर्ची पाउडर फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन इस कहानी को किसी ने सच नहीं माना। 2012 में केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। ये ट्रायल भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे पेचीदा ट्रायल्स में से एक था। जैसे जैसे साल बीतते गए, केस की मजबूती खत्म होने लगी। सीबीआई ने जिन गवाहों के आधार पर यह केस खड़ा किया था, वो एक एक करके पलटने लगे। 210 में से 92 मुख्य गवाह कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन पर दबाव डालकर बयान दिलवाए थे। कोर्ट रूम में जब गवाहों से सवाल पूछे जाते तो वो साफ कह देते कि उन्हें कुछ याद नहीं है। ये साफ था कि पर्दे के पीछे से कोई बहुत बड़ी ताकत इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जांच एजेंसियों के पास मौजूद फोन कॉल्स और लोकेशन डेटा को भी कोर्ट में तकनीकी आधारों पर चुनौती दी गई। डिफेंस के वकीलों ने तर्क दिया कि सोहराबुद्दीन एक घोषित आतंकी था और उसका मारा जाना देश हित में था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मोड़ आया जब इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोया की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। क्या ये मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे भी कोई गहरा राज था? विपक्ष ने मांग की कि इस मौत की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे प्राकृतिक मौत करार दिया। इसके बाद ट्रायल की रफ्तार और भी धीमी हो गई।
गवाहों के पलटने का सिलसिला जारी रहा और सीबीआई की चार्जशीट महज कागज का ढेर बनकर रह गई। आरोपियों की एक एक करके जमानत होने लगी और वो समाज में दोबारा सक्रिय होने लगे। दिसंबर 2018 में मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। जज ने उन सभी 22 पुलिस अफसरों और आरोपियों को बरी कर दिया जिन पर इस तिहरे हत्याकांड का आरोप था। कोर्ट ने अपने 500 पन्नों के फैसले में लिखा कि सीबीआई ये साबित करने में नाकाम रही कि ये कोई साजिश थी। जज ने अपनी बेबसी भी जताई कि गवाहों के मुकर जाने की वजह से सच कभी सामने नहीं आ पाया। कानून की नजरों में सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम की मौत तो हुई, लेकिन उन्हें मारने वाला कोई नहीं था। जज ने फैसले में टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि सोहराबुद्दीन को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। ये फैसला सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद पुलिस अफसरों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन रुबुद्दीन की आंखों में इंसाफ के खत्म होने की उदासी। आज सोहराबुद्दीन शेख की फाइलें बंद हो चुकी हैं, आरोपी अफसरों को बहाली मिल चुकी है और वो अपने पदों पर वापस आ चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी एक सवालिया निशान बनकर खड़ा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जुर्म, राजनीति और कानून के बीच की लकीरें इतनी धुंधली हो जाती हैं कि सच कहीं खो जाता है। क्या सोहराबुद्दीन वाकई एक आतंकी था? शायद हाँ, लेकिन क्या कौसर बी को मारना जायज था? क्या तुलसीराम का एनकाउंटर महज एक इत्तेफाक था? ये सवाल आज भी उस सुनसान हाईवे के सन्नाटे में गूंजते हैं। कौसर बी की राख नर्मदा में बहा दी गई, लेकिन उसकी रूह शायद आज भी अपनी बेगुनाही का सबूत मांगती है। इस केस ने साबित कर दिया कि जब सत्ता और पुलिस मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो कानून की पहुंच भी कम पड़ सकती है। ये दास्तान अननोन इंडिया की उन फाइलों में से एक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ की कीमत क्या है। क्या एक मुजरिम की पत्नी होना उसे मौत की सजा का हकदार बना देता है? क्या एक गवाह को चुप कराने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेना लोकतंत्र में मान्य है? ये सवाल आने वाली नस्लों को परेशान करेंगे। सोहराबुद्दीन शेख का नाम भले ही एक अपराधी के रूप में दर्ज हो, लेकिन उसके साथ हुए खेल ने पूरे सिस्टम की साख पर सवाल उठा दिए हैं। सोहराबुद्दीन शेख की ये दास्तान महज एक अपराधी के अंत की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की पड़ताल है जहां इंसाफ अक्सर सत्ता की चौखट पर दम तोड़ देता है। इतिहास भले ही अदालतों के फैसलों से लिखा जाता हो, लेकिन इंसाफ की असली कहानी अक्सर फाइलों के बाहर दम तोड़ देती है। सोहराबुद्दीन शेख की ये दास्तान आज भी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर एक अनसुलझे रहस्य की तरह मौजूद है। कोहरे से ढका वो हाईवे आज भी उन्हीं राजों को अपने अंदर समाये हुए है, और वो टाटा सुमो गाड़ियां आज भी कई लोगों के डरावने सपनों का हिस्सा हैं। जांच एजेंसियां अपनी हार स्वीकार कर चुकी हैं, सरकारें बदल चुकी हैं और जनता भी शायद इस केस को भूल चुकी है। लेकिन जब भी एनकाउंटर और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, सोहराबुद्दीन और कौसर बी का नाम एक नज़ीर की तरह लिया जाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच को दबाया जा सकता है, गवाहों को डराया जा सकता है, लेकिन वक्त की अदालत में हर सवाल जिंदा रहता है। ये था सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर, एक ऐसा राज जिसे मिटाने की कोशिश में कई जिंदगियां मिटा दी गईं। जय हिंद।